Good evening, all of you. Good evening, Supriya. Good evening, Rutika, Vedanti, Kamini, Tisa. Good evening, Sejal. Good evening, all. Good evening, Vaishnavi, Janvi, Amrita, Aniket. बेटा अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए सारे स्टूडेंट, कहाँ पर हैं? क्या प्रॉब्लम है? गुड इवनिंग तपस्या, क्लास लेट हुआ? ओके, तो आप लोग कैसे आ गए बेटा क्लास लेट हुआ तो? कौन सा क्लास था इसके पहले? फिजिक्स का क्लास एंड नहीं हुआ क्या बेटा अभी तक के, या हो गया है? ये टाइम चाहिए और ओके चलो, तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्या चीज़? आज हम लोग यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। और लास्ट कुछ लेक्चर में बेटा हम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ है, इसलिए लेक्चर 17 जो है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, ये आ रहा है। वैसे ऑलमोस्ट बेटा इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, रहा सवाल फिर इसके बाद एक्स्ट्रा, तो वो रहेगा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी, तो वो हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा जो भी स्टूडेंट मिस कर रहा है, आई डोंट नो उसके साथ क्या होगा, ठीक है, बट फिर भी आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेटा पेडिग्री चार्ट और पेडिग्री ट्री देखते ही डर लगता है। ओके, बट आज आपका सारा डर जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ आज का लेक्चर जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रियल में बेटा आज के इस लेक्चर्स का बहुत सारा एडवांटेज जो है आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, एक एक टाइप्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक। तो अब देखिए बेटा, यदि सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पेडिग्री क्या है, और पेडिग्री को समझने के पहले बेटा कुछ डिसीज जो है वो हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कितना नंबर है बेटा? ये लास्ट टाइम भी पूछा था आप लोगों से मैंने, कितने नंबर्स दिख रहे हैं और ये कौन से डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, अभी बताइए बेटा, यहाँ पे ये जो डिसीज है ये कौन से डिसीज है? अभी नंबर बताएंगे, ये कौन सा नंबर है? प्रगति बेटा, इसके पहले का आपका जो आंसर था, डिसीज का नाम जो बताया वो आपने गलत बताया बेटा, चेक करो। वेरी गुड, जिसको 7 और 9 दिखाई दे रहा है उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। ओके, तो देखिए बेटा, कलर ब्लाइंडनेस और इसके पहले जो मैंने आपको बताया हूँ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया बेटा, कुछ लोग एक या दो लोग हीमोफीलिया बोले इसे, हीमोफीलिया नहीं है। तो देखिए बेटा, जब हम लोग यहाँ पे इन डिसीज की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि ये डिसीज एक्चुअली कहाँ से आई, ठीक है। तो अब यदि हम लोग बेटा पेडिग्री क्या है इसको समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे यदि हम एक प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, और एक प्लांट में यदि हमको ब्रीडिंग करना है, तो प्लांट में ब्रीडिंग करने के लिए क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया था बेटा, पी का प्लांट लिया। अब पी के प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत कम है, पहली चीज। और यदि इस पी के प्लांट में हम लोगों ने यदि एक टॉल प्लांट का एक ड्वार्फ प्लांट के साथ यदि क्रॉस करा दिया, ठीक है, तो कितने टॉल और कितने ड्वार्फ आएंगे F1 जनरेशन में, इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिलेगा इसका, होगा कि नहीं होगा ऐसा? सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और मेंडल ने जो है 7 डिफरेंट टाइप के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिला, ठीक है, मेंडल को रिजल्ट मिला। साथ ही साथ मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला पर,
तो ड्रोसोफिला पर भी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कम टाइम में काफी अच्छी जनरेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जो जेनेटिक स्टडी जो था वो बहुत ही अच्छी तरह से फास्टली हो पाया। लेकिन बेटा अब हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, पी प्लांट में 2 डिफरेंट ट्रेट का मैटिंग करा करके हमने रिजल्ट तो देख लिए, है ना। जैसे टॉल का ड्वार्फ के साथ हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस करा के हम लोगों ने मैटिंग कराया और मैटिंग करा के F1 जनरेशन में इंस्टेंट रिजल्ट तो देख लिए। एज इट इज ड्रोसोफिला में भी हुआ, ठीक है, मेल का फीमेल के साथ क्रॉस कराया। बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, लॉन्ग होता है। अब लाइफ साइकिल लॉन्ग होने की वजह से यदि हम एक कंप्लीट लाइफ की जेनेटिक स्टडी करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी मैटिंग जो हो चुकी है, ठीक है, उसका एक ट्री बनाते हैं, ठीक है। अब ट्री जैसे कि क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल हो गई, इसका मैटिंग जो हुआ है एक मेल के साथ हुआ है। अब ये जो फीमेल और ये जो मेल है इनका जो मैटिंग हुआ है तो इनकी जो जनरेशन है तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है, हो सकता है सन हो सकता है डॉटर हो, या व्हाटएवर जो भी है। तो अभी यहाँ पे फीमेल में यदि कोई कैरेक्टर या कोई ट्रेड का हमको स्टडी करना है, अब फीमेल के कोई कैरेक्टर या ट्रेड हो सकता है वो नॉर्मल हो या फिर अफेक्टेड हो, तो ये फीमेल की वजह से इसके कितने बच्चों में ये ट्रेड्स जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, मैटिंग की स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैटिंग को ना तो कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे मैटिंग की वजह से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? मींस यहाँ पे जो डिसऑर्डर इनहेरिटेट हो रहे हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी, जैसे कि पहले के जमाने में जो हमारे पूर्वज थे आपको याद होगा, ठीक, वो कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल अब उनको जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन नहीं था, ओके। और जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन नहीं होने के बाद भी क्या चीज, वो जब मैरिज होती थी तो वो फैमिली हिस्ट्री को देखते थे। आपने देखे होंगे कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते थे, या आज भी जैसे कभी कहीं शादी होती है, मैरिज होती है और जब कहीं शादी की बात चलती है तो हमारे दादाजी या नानी की हम बात करें तो वो क्या देखते हैं, लड़की के मम्मी को या उसके पप्पा को कोई बीमारी तो नहीं है, या उनके कोई दादाजी या उनके वहां पे उनके रिलेटिव्स में किसी भी टाइप का डिसीज तो नहीं है, ठीक है। मतलब भले उनको जेनेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो ये इस तरह से पूरी फैमिली हिस्ट्री जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आने वाली जो उनकी पीढ़ी है वो सही सलामत रहे, ठीक। तो इसी तरह से अभी हम लोगों ने हीमोफीलिया जो देखे, ठीक है, मतलब जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं, या फिर सिकल सेल एनीमिया की हम बात करें तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये कैसे बेटा, रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। कैसे है, रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आज यहाँ पे हम लोग जो डिसऑर्डर है वो क्या है और कैसे है, सबसे पहले तो वही कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट को भी हम जानेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिडिग्री क्या होती है, तो सबसे पहले तो बेटा पिडिग्री क्या है, तो देखिए बेटा एक आइडिया जो है, ये डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, ये बहुत लंबे समय से, ठीक है, बहुत चर्चे में रहा है, ठीक। और साथ ही साथ ये टोटल किस पर बेस्ड है बेटा, जो फैमिली है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं जो हेरिटेड होते हैं उस पर। तो मेंडल की जो डिस्कवरी हुई तो वहां पे बहुत से मतलब प्रैक्टिस या एनालाइजिंग यदि हम देखें तो ट्रेड्स, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पे पॉसिबल तो था पी के प्लांट पे, बट यही ह्यूमन बींग्स जो है, ठीक है, इन्होंने आइडिया तो वहीं से लिया है बट ह्यूमंस में सेम टाइप की मैटिंग करा पाना ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा आप लोगों को एक जो फैमिली ट्री जो है उसकी हिस्ट्री जो है, ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा। हीमोफीलिया जो है, क्वीन विक्टोरिया का नाम तो आपने सुने ही होंगे बेटा। तो देखिए ये क्वीन विक्टोरिया है और ये एल्बर्ट है, ठीक है। कहीं से इस फैमिली में, ये रॉयल फैमिली मानी जाती है, इस फैमिली के पास मतलब क्वीन विक्टोरिया के पास क्या नहीं था बेटा, पैसा था और हर चीज थी, ऐसी कोई नहीं चीज थी जो उन्हें के पास ना हो।
कहीं से एक जीन आया ऐसा, और सारी फैमिली देखो उनकी आने वाली कितनी पीढ़ी है सबको तबाह कर दिया। देख रहे हो ना आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वीन विक्टोरिया जो है, ठीक, ये जो है ये कैरियर थी, इसको तो कुछ नहीं था लेकिन ये कैरियर थी, कहां से कैरियर हुई ये पता नहीं चला। ठीक है, इसका मैटिंग हुआ एक नॉर्मल मेल से, मींस एल्बर्ट से। तो इनकी जब ऑफस्प्रिंग्स हुई तो एक एलिस हुई, एल्फ्रेड, आर्थर और लेपोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लियोपोल्ड जो है ये, इसे हीमोफीलिया हो गया, और एलिस जो थी ये अगेन आगे उस डिसीज को कैरी कर रही थी। तो एलिस के फिर बच्चे हुए, जिसमें फेडरिक विलियम जो है, जो कि 3 साल में उसका डेथ हो गया, इसे हीमोफीलिया हुआ। लियोपोल्ड जो था इसका किसी और के साथ मैरिज हुआ, तो उसकी भी एक बेटी हुई जो कि नॉर्मल कैरियर थी, लेकिन उसका एक जो सन हुआ जो क्या था, डिस्काउंट, 20 ईयर में उसका डेथ हो गया। तो इस तरह से इस फैमिली में ये डिसीज कैसे हुई। तो यहाँ पे देखिए बेटा पेडिग्री एनालिसिस जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कंप्लीट फैमिली की एक इंफॉर्मेशन, जिसमें ईयर टू ईयर और जनरेशन टू जनरेशन कैसे एक डिसीज पास हो रहा है। तो इसको कौन पास कर रहा है, किसकी वजह से ये डिसीज पास हो रही है। ठीक है, और मेल टू मेल हो रहा है या मेल टू फीमेल हो रहा है, मेल मतलब फादर टू सन हो रहा है या फादर टू डॉटर डिसीज जो ट्रांसफर हो रही है, ये हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में स्टडी करते हैं। ओके, समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसको बेटा सिंपल टर्म में यदि हम पेडिग्री का डेफिनेशन देखें, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं बेटा, एक डेफिनेशन लिख ले रहा हूं, नोट कर सकते हो आप भी चाहो तो, एक फैमिली ट्री, ठीक है, फैमिली ट्री इन विच, ये नोट कर लेना बेटा, फैमिली ट्री इन विच ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ पर्टिकुलर, क्या हो रहा है, ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ट्रेड्स जो है वो कैसे पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन पर्टिकुलर ट्रेड्स कैसे पास हो रहे हैं उसका ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री, इसे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो कोई भी कैरेक्टर यदि फीमेल से उसके सन में जा रहा है और आगे वो कैसे जा रहा है, इसका हमें स्टडी करना है। तो इसकी स्टडी हम लोग फैमिली ट्री के टर्म में जो है देखते हैं। ओके, तो इसमें देखो हमारे एनसीईआरटी ने और भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बताए हुए हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं पहले। और कुछ सिंबल्स भी हैं जो हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले तो टोटल हम एनसीईआरटी डेटा हम समझ लेते हैं बेटा। क्या चीज, यहाँ पे जो भी एविडेंस हमें मिला है कंट्रोल या जो प्रोसेस है उसको किस तरह से पी प्लांट में परफॉर्म किया या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो परफॉर्म किया, बट यही जो है ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल था क्या, नहीं। तो इसके लिए बेटा स्टडी जो है फैमिली हिस्ट्री और उसका इनहेरिटेंस जो है कैसे हो रहा था, यही एक अल्टरनेटिव सोर्स था जिसके थ्रू एनालिसिस करते हैं जनरेशन टू जनरेशन एक फैमिली ट्री बना के, ये कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस मींस इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फैमिली ट्री का, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीजें जो है देख रहे हैं, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में थोड़ी देर पहले समझाया कि एक्चुअली यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ पे बेटा हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं पेडिग्री, ये आता है ह्यूमन जेनेटिक्स में। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रॉसिंग मतलब वही बेटा कि किसके साथ शादी होनी चाहिए और किसके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। तो यदि पता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक्स बेटा जिसमें पेडिग्री का जो स्टडी हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, मींस किस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है स्पेसिफिक ट्रेट या कोई एबनॉर्मल या कोई डिसीज यदि है, तो उस एबनॉर्मल या फिर कोई डिसीज जो है तो उस डिसीज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, ये हम पेडिग्री एनालिसिस में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल का हम लोग यहाँ पे मीनिंग्स समझ लेते हैं। सबसे पहले
क्या होता है इन सिंबल का मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारी चीजें और पेडिग्री और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम समझेंगे। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। कल्याणी का एक डाउट आया है, क्या बेटा? इन्फेंसी मतलब, इन्फेंसी मतलब चाइल्डहुड हम कह सकते हैं, या फिर अर्लीस्ट पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, इसका एक्चुअल मीनिंग जो है, ठीक है। उसके पहले का जो पीरियड है चाइल्डहुड का, या अर्लीस्ट स्टेज जो होता है ना डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग, उसके लिए इन्फेंसी टर्म यूज होता है। ठीक है बेटा, कल्याणी समझ में आ गया? ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जो सिंबल जो यूज होता है, तो पहली चीज तो देखिए मेल और फीमेल के लिए जो सिंबल यूज होते हैं, मेल को जो है इस तरह से स्क्वायर से और फीमेल को सर्कल से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि, अब ये जो है बेटा ये कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है। यदि मान लो इसी सर्कल में यदि हम लोग इस तरह से सर्कल को कंप्लीटली फिल कर देते हैं, तो ये जो है डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये फीमेल तो है, बट इसे किसी ना किसी टाइप का डिसीज है। या फिर इसी तरह से इस मेल को यदि हम लोग इस तरह से हाईलाइट कर दें, कलर्ड कर दें पूरा, तो ये भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मेल जो है वो किसी ना किसी डिसीज से अफेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब ये मेल है और ये फीमेल है और इनका मैटिंग हो रहा है, तो मैटिंग के लिए इस तरह से एक लाइन इन दोनों के बीच में जो है ड्रॉ कर दी जाती है। ओके, हाँ आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा क्लास, आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पेडिग्री, ओनली पेडिग्री। म्यूटेशन बचा है, इपिस्टेसिस बचा है, जेनेटिक मैपिंग बचा हुआ है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें बची हुई है जो हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया मैटिंग। मैटिंग के बाद फिर देखिए बेटा इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो मैटिंग के बाद क्या चीज, जैसे कि इसमें एनसीईआरटी ने ही एक और यहाँ पे जो डेटा दिया है, इस तरह से यदि डबल लाइन यहाँ पे आ जाती है तो क्या कह सकते हैं बेटा, जो भाई बहन के बीच में मैरिज हो जाती है ना, उसके लिए ये टर्म यूज होता है, जिसको जनरली क्या है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, उसे कंटेजेनियस मैटिंग कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखिए इस तरह से आपको एक ऐसा एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे कि सपोज ये एक जो था मैटिंग हुआ और इनके बहुत सारे बच्चे हैं, और उन सारे बच्चों को हम लोगों को ऐसे नहीं बताना, तो एक सिंगल हम लोग जो है सिंबल के थ्रू समझा सकते हैं कि 5 बच्चे हैं और सारे के सारे नॉर्मल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, मेल और फीमेल मैंने आपको बताया, ये वाला जो होता है बेटा यदि सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। अफेक्टेड मैंने बताया, मैटिंग और सिबलिंग की मैटिंग बता दिया। ये बेटा नॉर्मल पेरेंट्स के नॉर्मल चाइल्ड है, ये बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेटा ये नॉर्मल पेरेंट्स के का एक बेटा हुआ, बट वो अफेक्टेड डिसीज से, ओके। और लास्ट में यहाँ पे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स जो है ये बताया हुआ है। इसमें कुछ सिंबल बेटा ऐसे हैं, जैसे कि सपोज कभी कभी एग्जाम में यदि आ गया तो देखो आपको पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी का यही डाटा पूछा जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा के सिंबल्स जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंटेजियस मैटिंग मीन्स रिलेटिव्स के बीच में, भाई बहन के बीच में जो मैरिज होता है वैष्णवी, उसके लिए यूज होता है। यदि देखो बेटा ये जो सिंबल है इसमें इस तरह से क्रॉस लाइन आपको दिखाई देती है, तो ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, याद रखोगे बेटा। कभी कभी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे ट्विन्स है मान लो, ठीक है। अब ट्विन्स यदि हैं तो ये इस तरह का एक सिंबल आपको दिखाई देगा, तो ये ट्विन्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ट्विन्स में भी 2 टाइप के ट्विन्स आते हैं, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो जब बेटा यहाँ पे इस ट्विन्स में बीच में इस तरह से एक लाइन आ जाए, तो ये जो रहेगा ये रिप्रेजेंट करता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को, याद रखेंगे बेटा। किससे बताएंगा ये? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को, ओके। और यदि यहाँ पे बीच में किसी भी टाइप की लाइन नहीं है और इसी तरह से है, तो ये जो है ये क्या बताएंगा? डाइजाइगोटिक ट्विन्स को, ठीक है। अब सपोज ये एक पेरेंट्स है और इनका एक बच्चा हुआ ये, और इस बच्चे के चारों तरफ इस तरह से ऐसा सर्कल यदि बना दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से राउंडेड राउंडेड बता दिया जाता है, तो ये बच्चा जो है ये एडॉप्टेड वाला बच्चा है। तो फादर यदि अफेक्टेड है तो हमको लगता है कि बच्चे को भी डिसीज होना चाहिए, बट वो एडॉप्टेड कंडीशन बता रही तो नॉर्मल दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर जो बताया बेटा बर्थ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब पहले ये आया है और बाद में इसका बर्थ हुआ है, ये इस तरह से ऑर्डर यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये जो है हम लोगों ने कुछ सिंबल्स यहाँ पर देखे। अब इन सिंबल्स के बाद सबसे पहले बेटा अब हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो कैसा है वो हम समझ लेते हैं। क्या चीज? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। कौन सा नहीं समझा बेटा कलर्स? जल्दी बताओ। थोड़ा फास्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज कंप्लीट करना है। बताइए जल्दी से, मैं रिवाइज करवा देता हूं। कलर्स कौन सा नहीं समझा? ये वाला नहीं समझ में आया कि बेटा कलर्स? देखिए यहाँ पे ये पेरेंट्स है, ये फादर है और ये मदर है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो एबो में क्या हो गया? पेरेंट्स है। बिलो बेटा उसके चाइल्ड है। तो सबसे पहले क्या हुई? फीमेल हुई, मतलब डॉटर, बाद में सन हुआ। ठीक है, तो बर्थ लेफ्ट टू राइट, इस तरह से बता रहा है, जो कि नॉर्मल ही है, यही बताया। एडॉप्टेड का मतलब ऐसा होता है बेटा कि जैसे कि सपोज ये एक फीमेल है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये समझो, ये फीमेल और ये मेल है, इनका मैटिंग दिखाया और दिखाने के बाद मान लो यहाँ पे एक फीमेल बता दी। अब ये जो फीमेल बताई तो इस फीमेल के क्या है, ये चारों तरफ इस तरह से सर्कल बना हुआ है। तो ये सिंबल बताता है एडॉप्टेड को। तो अब एडॉप्टेड में आपको ऐसा भी बता सकता है कि देखो फादर और मदर दोनों अफेक्टेड थी, बट उसकी बेटी जो है नॉर्मल हुई। ये कैसे हुई? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्मल होने का रीजन यही है क्योंकि ये एडॉप्टेड है, मतलब इसके जो पेरेंट्स थे वो नॉर्मल रहे होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या चीज, यहाँ पे उसके मम्मी पापा नॉर्मल थे बट ये फीमेल जो अफेक्टेड हो गई। ठीक है, ऐसी कंडीशन तो नॉर्मल पेडिग्री पे भी बनती है। ओके, चलो तो टेंशन ना लो बेटा। एडॉप्टेड वाला मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस पे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं आते मतलब हमारा हमारे लिए तो मेन जो है हमारे एनसीईआरटी है। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं पे ही बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेंगे, कई स्टूडेंट बेटा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बेटा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 20 सेकेंड्स में पेडिग्री के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लेंगे। और यदि 2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप 20 सेकेंड्स में आप 8 मार्क्स जो है आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस लूंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, जानवी बेटा ठीक है, एडॉप्टेड। और किसी का डाउट था क्या? रिवाइज करना था। रुति का बेटा कौन सा पार्ट रिवाइज करना है? हो गया रिवाइज या और भी कुछ पूछना है? लगता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, ऐसा लग रहा है ना। स्लो करना पड़ेगा स्पीड। रुति का क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे का पोर्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया हूँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो पैटर्न है वो हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंट पैटर्न की यदि हम बात करें बेटा, तो जो डिसीज जो है, ठीक है, 2 टाइप की होती है। पढ़े हम लोगों ने बेटा डिसीज 2 टाइप की। एक जो डिसीज है बेटा वो कैसी रहेंगी? पहली डिसीज एक तो ऑटोजोमल होंगी और दूसरा कैसा होगा बेटा? सेक्स लिंक डिसऑर्डर रहेगा। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी स्टडी की है, तो वही पार्ट में यहाँ पे अगेन आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ, डिसीज से रिलेटेड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो डिसीज है वो कैसा होगा बेटा? ऑटोजोमल। सबसे पहले यहाँ पे हमको पिडिग्री में क्या एनालिसिस करना है? जो डिसीज है वो ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक। सेक्स लिंक को क्या कह सकते हैं बेटा?
एक्स लिंक्ड डिसीज भी कह सकते हैं। तो हमें जो है डिसीज सबसे पहले क्या देखना है, ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक डिसीज है। फिर ऑटोजोमल और सेक्स लिंक जब हमें समझ में आ गया तो इसमें अगेन हम लोगों को दोनों में भी क्या देखना है बेटा, अब ये जो है ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ठीक है, तो हमें अब तो डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, तब जाके हमें समझ में आएगा जो डिसीज है वो और कैसे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर्स जो है आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड्स है ये हमें समझना है। तो पहली तो इनहेरिटेंस पैटर्न जो है, ओके, ये कैसा होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, हाँ बेटा वैष्णवी, देखिए यहाँ पे सेक्स लिंक डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ऑटोजोमल डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया हमने देखे थे, समझे। तो ये सारे के सारे जो है ये डिसीज है। तो अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, इतना पोर्शन क्लियर हो गया सभी लोगों को। सबसे पहले तो डिसीज और उसका जो पैटर्न है, इनहेरिटेंट पैटर्न, ये हमें समझना है। तो हीमोफीलिया जो है बेटा ये एक्स लिंक डिसीज है। ठीक है, यानी कि मेल यदि अफेक्टेड है और मदर, मतलब कैसे इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन होती है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है ये, एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, मींस फादर से उसकी डॉटर के थ्रू या मदर से, ठीक है सॉरी उल्टा बोल दिया, फादर से जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न हमने देखे थे ना, आपको याद होगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब क्या है, फादर से उसकी डॉटर, डॉटर से डायरेक्टली कहां जाएगा बेटा, सन में। ठीक है, या फिर मदर से इस तरह से जो है ये ट्रांसमिट होता है। क्रॉस लगा के बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक है, पहले जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो पहले। तो अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो ऑटोजोमल और सेक्स लिंक डिसीज जो है ये कब हम कहेंगे। तो ऑटोजोमल मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं बेटा, 46 क्रोमोजोम होते हैं। और ये 46 क्रोमोजोम 23 पेयर में होते हैं। इस 23 में बेटा 22 जो पेयर होता है ये ऑटोजोम होता है, और एक पेयर जो होता है XX या फिर XY। XX रहा तो फीमेल और XY रहा तो मेल। तो ये जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो यदि इस 22 पेयर जो ऑटोजोम है यदि इसमें कोई जीन अफेक्टेड हुआ तो ये जो डिसीज है ये क्या कहलाएगा बेटा, ऑटोजोमल डिसीज कहलाएगा। यदि XX या XY में यदि कोई अफेक्ट हुआ है डिसीज तो वो क्या कहलाएगा, एक्स लिंक या फिर सेक्स लिंक डिसीज कहलाएंगे। समझ गए। अब यहाँ पे हम लोगों को डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ये भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा डोमिनेंट की यदि हम बात करें तो डोमिनेंट में जैसे एक अकेला जीन भी डोमिनेंट रहा या फिर दोनों जीन डोमिनेंट रहे तब ये डिसीज जो है ये अफेक्ट होंगी। लेकिन रिसेसिव में बेटा दोनों भी एलील्स जो होते हैं वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब रिसेसिव रहेंगे तब जाके ही वो डिसीज अफेक्ट होगा। तो ये रिसेसिव एलील को और रिसेसिव डिसीज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है ये किस को, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एक्स लिंक में क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने, एक्स लिंक में या तो एक सिंगल एक्स क्रोमोजोम या फिर दोनों भी एक्स क्रोमोजोम यदि अफेक्टेड है उस डिसीज से तो ये डिसीज जो है क्या कहलाएंगी, सेक्स लिंक डिसीज। अब इसमें भी बेटा देखो अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होगा, जब दोनों भी एक्स क्रोमोजोम जो है उस पर रिसेसिव वाला जीन प्रेजेंट होगा तब जाके वो डिसीज अफेक्ट करेगा तो उसे रिसेसिव कहेंगे। और डोमिनेंट में कोई एक भी यदि जीन अफेक्टेड करता है तो वो डिसीज डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। ऑटोजोमल मतलब एक जीन अफेक्ट नहीं होता है बेटा जानवी, ऑटोजोमल मतलब होता है हमारे जो क्रोमोजोम है ना 23 पेयर में जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं तो उस 23 पेयर में से बेटा एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम का होता है और 22 पेयर जो होते हैं ये ऑटोजोम्स के होते हैं। बेसिक लेक्चर रिवाइज करके आओ। ओके, हाँ समझ में आया वाला पोर्शन, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर अभी, यहां तक के क्लियर है सारे पॉइंट्स। एक मैं आपको पिडिग्री चार्ट बना के समझाता हूं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए बेटा, यहां पे जैसे कि सपोज ये फादर है, ये उसकी मदर है। ओके, अब इसके बच्चे हुए, अब इसके बच्चे में इसको एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, अगेन एक बेटा हुआ। समझ गए? अब ये जो बेटी थी इसकी किसी और के साथ मैरिज हो गई। जब इसकी किसी और के साथ मैरिज हो गई तो इसकी बेटी, इसकी बेटी और इसका बेटा, तो ये बेटा अफेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे मदर अफेक्टेड दिखा रही है। कैसे समझेंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा एग्जाम में पेडिग्री के। तो पहली चीज तो हमको यहाँ पे आप समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे समझेंगे कि ये जो डिसीज है ये कौन सा है? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे यही आती है, समझ रहे हो? हम यहाँ पर कैसे समझेंगे कि ये जो डिसीज है ये कौन सी है? हाँ, तो देखिए बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन आएंगी तो इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, पहली चीज तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे ये जो डिसीज है ये ऑटोजोमल डिसीज है या फिर सेक्स लिंक डिसीज है। और फिर दूसरे इसमें हमको ये देखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव को समझते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव को आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव को फाइंड करने की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना। क्या चीज? डोमिनेंट और रिसेसिव जो है इसमें, तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है बेटा इसमें किसी भी टाइप की जो जनरेशन है, जैसे कि सपोज पेरेंट जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, या फिर मतलब फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा किसी भी जनरेशन पे किसी भी टाइप का स्किपिंग नहीं देखने को मिलेगा। क्या चीज? स्किपिंग देखने को नहीं मिलेगा। और जब इस तरह से कभी भी आपको स्किपिंग देखने को नहीं मिलता है तो वो कहलाएगा डोमिनेंट। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल डिसीज यहां पर भी है, इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, तो ये हो जाएगा डोमिनेंट। समझ गए? बट हम पहले वाली कंडीशन देखते हैं जो रेड कलर से मार्क है, मतलब ये डोमिनेंट है कि जो मैंने पहले बताया नहीं है। वो कौन सी डिसीज हो गई? वो हो गई रिसेसिव, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि अब ये सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है या फिर ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं बेटा, हर जनरेशन में मतलब जब भी सारी ऑल जनरेशन अफेक्टेड है मींस वो डोमिनेंट है। क्या है वो? डोमिनेंट है। तो पहले तो हम लोगों को डोमिनेंट है या रिसेसिव ये फाइंड करना है, इसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे ऑटोजोमल है या फिर क्या चीज, सेक्स या एक्स लिंक है। तो अब देखिए बेटा, यदि मान लो एक्स लिंक डिसऑर्डर यदि रहे तो कभी भी फादर से डॉटर में और मदर से सन में वो डिसीज ट्रांसफर होंगी। कैसे? फादर से, ये इतना एरिया में क्लीन करता हूं फिर समझा रहा हूं आपको, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ज्यादा हो गया। ओके, क्या बता रहा हूं मैं? यदि मान लो एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर यदि रहा तो एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में कभी भी फादर से जो डिसीज ट्रांसफर होगी तो फादर टू डॉटर होंगी, ओके, या फिर मदर टू सन होगा, ओके। तब हम कहेंगे क्या चीज, एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। और ऑटोजोम रहा तो, ऑटोजोम रहा तो क्या होगा? उसी डिसीज में एक सन
और एक डॉटर, दोनों भी वहां पे अफेक्टेड दिखेंगे। अभी ये यहाँ पे बहुत सारा हो गया होगा, ठीक है, तो आपको मैं और भी कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। फादर टू सन यदि होगा बेटा तो वो ऑटोजोमल डिसीज कहलाएगी, सेक्स क्रोमोजोमल डिसीज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। फादर टू डॉटर, मदर टू सन रहा तो वो सेक्स क्रोमोजोमल डिसीज या एक्स लिंक डिसीज कहलाएगी, ठीक है। वो फादर टू सन सिर्फ एक डिसीज आती है, हाइपर ट्राइकोसिस, जो वाई लिंक डिसऑर्डर है। यहाँ पे मैं अभी आपको एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है ये बता रहा हूँ, ठीक। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे बनती है कुछ इस तरह से, ओके। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को इतना समझ में आ गया, ओके। यदि स्किपिंग दिख रही है आपको तो क्या बताओगे आप, रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या चीज, यदि आप लोगों को स्किपिंग दिखाई दे रही है तो वो क्या होगा, रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। मदर टू डॉटर नहीं होगा, हाँ मदर टू डॉटर भी होगा, लेकिन कब होगा बेटा, जब वो ऑटोजोमल डिसीज है। देखो ऑटोजोमल डिसीज का मैं एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं, जैसे कि सपोज ये बना, और यहाँ पे मान लो मदर अफेक्टेड है, तो आने वाले चाइल्ड में बेटा डॉटर और सर दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो समझ लेना कि वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। कैसा है वो, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। क्लियर हुआ। मैं और भी आपके कुछ सैंपल क्वेश्चन लेता हूं, उसमें आप लोगों का वो सारा पोर्शन क्लियर करवा देता हूं, उसमें और भी क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे वहां पे ग्राफ रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखते बेटा, एनसीईआरटी ने और आगे क्या क्या बताया, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका क्लियर हो जाना चाहिए पहले, फिर मैं आप लोगों का प्रैक्टिस लेता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे एनसीईआरटी ने बताया है क्या चीज, यहाँ पे एनसीईआरटी जो बता रहा है हम लोगों को कि एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोगों ने फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, कि कैसे वो कंट्रोल होता है वन और टू अदर जीन जो लोकेटेड होते हैं। मींस हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से क्रोमोजोम का स्टडी किए, इसी क्रोमोजोम पे जो जीन लोकेटेड है, एक या दो जीन, ठीक है, और उस क्रोमोजोम पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि किस तरह से क्रोमोजोम पे डीएनए और जीन लोकेटेड होता है, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किए। इसमें हमने ये भी देखे बेटा कि डीएनए जो होता है वो कैरियर होता है, वो कैरी करता है ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। मतलब कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर होते हैं बिना कुछ वहां पे चेंज किए, ठीक है। यानी अल्टरनेशन, कैरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। मतलब यदि यहाँ पे चेंजेस या अल्टरनेशन यदि होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, म्यूटेशन होता है। ये हम लोगों ने पढ़े। तो वहां पे बेटा जो भी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आएगा तो रिजल्ट होता है म्यूटेशन, और इसी म्यूटेशन की वजह से वेरियस टाइप के जो है डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स यदि हम देखें ह्यूमन बींग्स में जो देखने को मिलेंगे, और ये सारा कुछ एसोसिएटेड होता है इनहेरिटेंस ऑफ चेंज, या फिर जीन में जो ऑल्टरनेशन आ रहा है, या फिर किसी भी क्रोमोजोम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। अब एनसीईआरटी ने हमारे को देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग एक काम करो, ये वाला जो है ये हम समझेंगे। तो इसमें देखिए बेटा फादर और मदर दोनों भी नॉर्मल है। क्या बताया बेटा यहाँ पर, फादर और मदर दोनों भी नॉर्मल है। बट फादर और मदर जब दोनों भी नॉर्मल है तो उसके होने वाले जो बच्चे हैं, जिसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो जब फादर और मदर दोनों भी नॉर्मल है और जब दोनों भी बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इससे हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो डिसऑर्डर होगा वो सेक्स लिंक तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, ये होगा ऑटोजोमल। अब क्वेश्चन ये है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो रिसेसिव होगा क्यों, क्योंकि जब ये नॉर्मल है तो ये अफेक्टेड है। यहां पर भी देखो बीच में ये वाला नॉर्मल दिखा रहा, कौन सा, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे अफेक्टेड है। मतलब यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिल रही है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन मतलब पेरेंट्स को नहीं है, उसके बच्चे में है, फिर यहाँ पे उस पेरेंट्स को नहीं है, उसके बच्चे में है। तो ये बताता है बेटा स्कीपिंग ऑफ जनरेशन। और स्कीपिंग ऑफ जनरेशन कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिसेसिव। तो इस तरह से ये जो डिसीज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर भी दिया हुआ है एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया जो है ये डिसऑर्डर है किस चीज का बेटा, ऑटोजोमल रिसेसिव। समझ में आ गया। हेलो
डोमिनेंट में देखो बेटा, ये पेरेंट्स है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ऐसी आ रही ना। तो देखो यहाँ पे भी डिसीज है, यहाँ पर भी डिसीज है और यहाँ पर भी, लाइन से तीनों भी जनरेशन में डिसीज देखने को मिल रही है। और जब भी बेटा ऐसे तीनों भी जनरेशन अफेक्टेड दिखाई देंगी तो समझ लो डायरेक्टली कि ये है डोमिनेंट। अब ऑटोजोमल है या फिर सॉरी, हाँ डोमिनेंट समझ गया। अब ऑटोजोमल है और एक्स लिंक है। तो ये देखो एक फीमेल थी, इस फीमेल का एक बेटा और एक बेटी दोनों अफेक्टेड है। जब ऐसी कंडीशन आएंगी तो क्या कहेंगे, ये भी ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। समझ में आ गया? हेलो, वेरी गुड। तो देखो जब भी आपके साथ ऐसी कंडीशन आई, मैं कुछ आपको यहाँ पे ट्रिक्स और लॉजिक दे रहा हूं, वो याद रखना, ठीक है। पहली चीज तो जब भी आप ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात करोगे तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या चीज बेटा, नेवर स्किपिंग ऑफ जनरेशन लिखते चलो मेरे साथ, तब आपको जो है चीजें याद हो जाएगी। क्या चीज, जब भी आप ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात करेंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ डोमिनेंट की बात करेंगे, तो डोमिनेंट में बेटा कभी भी कोई भी जनरेशन स्किपिंग देखने को नहीं मिलेगी। रूल नंबर 1 याद रखोगे बेटा, ओके। सेकंड कंडीशन बेटा, यहां पे अब ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स बीमार हो बट बच्चे सही हो सकते हैं, ठीक है। एक देखो कुछ एक्सेप्शंस भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है ईश्वरी का कुछ, कौन सा वाला बेटा सेक्स लिंक हो जाएगा, कौन से इसकी बात कर रहे हो आप, ये जो मैंने बताया ये वाला या कोई और? ईश्वरी कौन सा, कलश का भी हैंड रेज हुआ था बीच में, पहले वाला? ये वाला सेक्स लिंक हो जाएगा ये बोल रहे हो कि ईश्वरी? कैसे बेटा, देखो ये फीमेल है, इस फीमेल से एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऑटोजोमल डिसीज की हम बात करेंगे तो ऑटोजोमल डिसीज में क्या देखेंगे, यदि आने वाले बच्चे में एक मेल और एक फीमेल जब आपको अफेक्टेड दिखाया तो डायरेक्ट आप ऑटोजोमल कहना। मैंने इसके पहले अगेन एक और चीज बताया था कि जब एक्स लिंक डिसीज की हम बात करेंगे तो एक्स लिंक डिसीज में कभी भी बेटा उसके यदि मम्मी है, ठीक है, तो मदर से उसके सन में, या फिर उसके फादर जो है उसके फादर से उसके डॉटर में जब कैरेक्टर ट्रांसफर होगा तब हम उसे एक्स लिंक या फिर सेक्स लिंक डिसीज कहेंगे। रूल्स याद रखो ना बेटा, रूल्स है इसके कुछ बेटा। मदर टू सन तो जा रहा है लेकिन सन के साथ ही साथ उसकी एक डॉटर भी तो है। जब एक कैरेक्टर से सन एंड डॉटर दोनों आएंगे तब ऑटोजोमल होगा, मतलब ऑटोजोम में सन प्लस डॉटर आपको दोनों भी देखने को मिलेगा, दोनों अफेक्टेड होगा, तब आप उसको ऑटोजोमल कहेंगे। समझा? चलो ईश्वरी को तो समझ में आया, कल्याणी के कुछ डाउट है, देखते हैं। ऑटोजोम में ऐसी कंडीशन नहीं है ना कि पेरेंट्स नॉर्मल होने चाहिए या फिर दोनों में से एक अफेक्ट होना चाहिए। बेटा अभी मैं रूल्स बता रहा हूँ कल्याणी, आप एक स्टेप आगे पहुंच गए, ठीक है। रुतिका सर, ऑल जनरेशन नॉर्मल देन ऑल्सो इट विल कॉल्ड एज डोमिनेंट। बेटा उसके भी रूल्स देख रहे हैं। देखिए आप सबसे पहले ना जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट आपको जब समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको समझेगा। लेकिन देखिए पेडिग्री जो है सिर्फ 3 से 4 रूल्स याद रखोगे, 20 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं तो बहुत से लोगों को पेडिग्री चार्ट देखते डर लगता है बेटा, पहले बता रहा हूँ, ठीक। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन होती है मेरे पास आप बिल्कुल क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चंस लेके आइए, मैं आपको इसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। पेडिग्री का कह रहा हूं बेटा मैं, पेडिग्री बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करके आप अपनी इंटेलिजेंसी लेवल को बढ़ा लोगे
तो पेडिग्री बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कलर बेटा मेरे साइड से वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, रिज्वाइन कर लो एक बार, ये जगह चेंज कर लो आप आपके यहाँ से। हाँ बेटा ये दोनों भी ऑटोजोमल है, अभी मैंने यहाँ पे सेक्स की बात ही नहीं किया हूँ। ओके हाँ बेटा कलर्स बोलो क्या बोलना है, हैंड रेज करो। यार आजकल स्ट्रेंथ कम दिख रही है मुझे, क्या प्रॉब्लम है? 5-6 लोग कम दिख रहे हैं आज भी। सर हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर वो आप बोल रहे थे ना कि मैं एक ऐसा केस दिखाऊंगा कि जिसमें पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे बट बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे। हाँ बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ, वेट करो वेट करो। हाँ देखिए बेटा, अभी हम रूल्स देख रहे हैं ना, एक एक करके रूल्स देख रहे हैं, ठीक है? बीच में क्वेश्चंस पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहली चीज तो नेवर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जब कोई भी स्कीपिंग ऑफ जनरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे भी अफेक्टेड है, इधर भी अफेक्टेड हो गया, फिर उसके आने वाले बच्चे भी अफेक्टेड हो गए। इधर भले आपको नॉर्मल दिखाया लेकिन 1 2 3 यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है, मीन्स डोमिनेंट है। स्कीपिंग ऑफ जनरेशन में ऐसा हो सकता है बेटा कि इधर अफेक्टेड नहीं है, इधर अफेक्टेड है, फिर नहीं है, या फिर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, और इधर है। तो ये जो कंडीशन है ये रिसेसिव को बताएगा, ठीक है? मतलब ऑटो डोमिनेंट की बात करेंगे तो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं आएगी। अब हम लोग बेटा ऑटोजोमल डोमिनेंट को देखते हैं बेटा। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में बेटा ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स जो है बीमार हो सकते हैं, और उनमें से कोई एक बच्चा जो है वो सही भी हो सकता है। देखो जैसे कि सपोज ये मम्मी है और ये पप्पा है, ये दोनों भी अफेक्टेड है, ठीक है? दोनों को क्या है बेटा, डिसीज है। अब इसकी एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ, तो बेटी भी अफेक्टेड हो गई, बट एक बच्चा नॉर्मल है। फिर आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ऑटोजोमल है तो दोनों भी अफेक्टेड हो सकते थे, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में फिर ये कैसे कंडीशन आ गई, ठीक है? या फिर आपको इस तरह से भी मिल सकता था, ऐसा भी मिल सकता था। अब आप बोलो बताओ क्या बताओगे इसको? आप बोलोगे कि सर ने तो एक लॉजिक दिए थे हमको, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन मतलब पेरेंट्स को है बच्चे को नहीं, सीधे रिसेसिव बोल दोगे। हो गई गलती। मैंने एक रूल्स बताया हूं बेटा, रूल्स में बताया हूं ऑटोजोमल डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर को नेवर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, बट ये कंडीशन जब आएगी तो वेरी गुड, गौरव ने बहुत जल्दी आंसर दिया बेटा। यहाँ पे यदि ये हेटेरोजाइगस यदि हुए तो हेटेरोजाइगस एक्सेप्शन नहीं है बेटा, हेटेरोजाइगस हुए तो ये तो अफेक्टेड है। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यदि दोनों भी कैपिटल ए इधर आ सकते हैं या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए इधर आ सकते हैं, तो इस बच्चे को तो डिसीज हो जाएगी। लेकिन जब इसके रिसेसिव यदि जीन इधर आएंगे दोनों भी स्मॉल, तो ये बच्चा तो नॉर्मल रहेगा ना, तब भी ये डोमिनेंट रहेगा, हमको ये पहचानना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे बेटा इस तरह से बेटा सिवियरिटी में जाना, समझ गए? क्लियर हुआ बेटा? ऐसी बेटा अब ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करते हैं हम लोग। किसकी? ऑटोजोमल रिसेसिव की। तो ऑटोजोमल रिसेसिव में मैंने आपको स्कीपिंग ऑफ जनरेशन बताया था। तो बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव में ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल रहेंगे, बट बच्चे क्या हो सकते बेटा, बीमार हो सकते हैं। मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बताओ ये फादर को कोई डिसीज होंगी या मदर को होंगी क्या? नहीं, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर जब दोनों जीन रिसेसिव वाले रहेंगे और जब आएंगे स्मॉल ए तभी एक बच्चा बीमार होगा, ये तो नॉर्मल हो सकता है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव में बेटा ये कंडीशन बन सकती है। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने स्कीपिंग ऑफ जनरेशन बताया, ठीक है, तो ये स्कीपिंग ऑफ जनरेशन वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब मम्मी पापा को तो कुछ नहीं हुआ बट उसके बेटे को अफेक्टेड हो सकता है। कलर्स बेटा कौन सा वाला डाउट है बताओ? मैंने यहां पर वही वाला पार्ट रिवाइज भी करा दिया। ये वाला केस नहीं समझा,
इसके पहले वाला नहीं समझा कलर्स को, ईश्वरी को ये वाला नहीं समझा। देखो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। जनरल से रूल्स याद रखना है। रूल्स क्या याद रखना है? पहली चीज तो बेटा जब भी आप पेडिग्री चार्ट देखो, आप देखो कि वो डोमिनेंस है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है या फिर रिसेसिव है। ओके, तो डोमिनेंट को पहचानना है तो पेरेंट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये भी अफेक्टेड रहेंगी, ये भी अफेक्टेड रहेंगी और ये भी अफेक्टेड रहेंगी। ये कंडीशन मिली तो ये डोमिनेंट रहेगा। लेकिन बेटा इस डोमिनेंट में एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि ये पेरेंट्स है जो दोनों भी अफेक्टेड हैं इस तरह से, बट बच्चा अफेक्टेड नहीं है। तो इसका रीजन ये आएगा कि पेरेंट्स अफेक्टेड है तो बेटा एक जीन भी डोमिनेंट वाला आया तो वो अफेक्टेड रहेगा, और दोनों हेटेरोजाइगस है तो उसका बच्चा यदि रिसेसिव जीन को लेके पैदा हुआ तो अब मुझे बताओ उसे डिसीज रहेगी क्या? नहीं। तो ये दोनों भी कंडीशन बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर को बताएगी। ठीक है हर्ष बेटा, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूं, ठीक है। नो सर कैसे? कलर बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, मैं नहीं समझा। बेटा ये देखो ना, ये हेटेरोजाइगस एलील्स हैं, तो डोमिनेंट मतलब दोनों में से कोई भी एक कैपिटल वाला यदि आएगा तो डिसीज होंगी। बट रिसेसिव वाला जीन यदि आता है तो ये रिसेसिव वाला एलील डिफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये डिसीज को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि हम डोमिनेंट डिसऑर्डर को पढ़ रहे हैं। और डोमिनेंट डिसऑर्डर को पढ़ रहे हैं तो बेटा ये रिसेसिव वाला ट्रेट एक्सप्रेस होकर डिसीज थोड़ी करेगा। कलश बेटा, कलश समझा क्या? ठीक, अभी हर्ष बेटा आपको एक डाउट आया, ठीक है, आपके रिसेसिव को लेके आया, ठीक है। मम्मी और पापा को डिसीज नहीं है तो उसके बच्चे में कैसे आ गया वो देखते हैं। देखिए बेटा जब रिसेसिव डिसऑर्डर, आपको एक्चुअली क्या है मेन कंसेप्ट नहीं समझा है। रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा, देखो यदि डोमिनेंट यदि एलील है, डोमिनेंट डिसीज है, तो दोनों भी कैपिटल ए रहेंगे तब डिसीज एक्सप्रेस होंगी, या दोनों में से कोई एक भी कैपिटल रहा तो डिसीज एक्सप्रेस होंगी। ये कहलाता है डोमिनेंट डिसीज। रिसेसिव वाला कब एक्सप्रेस होगा बेटा, यदि कोई डिसीज रिसेसिव है तो उसमें एक कैपिटल ए और एक स्मॉल आ गया तो डिसीज अफेक्ट होंगी क्या, एक्सप्रेस होंगी क्या? नहीं बेटा, रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए दोनों भी एलील को स्मॉल में होना जरूरी है, तब जाके ही डिसीज एक्सप्रेस होने वाली है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको अभी। अब जब यदि ये समझ में आ गया तो अब हमको एक चीज तो पता चल गई कि रिसेसिव में क्या हो रहा है बेटा, दोनों भी जो एलील है वो रिसेसिव होना चाहिए। तो दोनों एलील को रिसेसिव करने के लिए ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है, दोनों भी नॉर्मल है। इनके हुए बच्चे, उसको एक हुआ बेटा, एक हुई बेटी, तो उसके मम्मी और पापा दोनों नॉर्मल थे। क्यों नॉर्मल थे? क्योंकि डिसीज जो थी वो रिसेसिव डिसऑर्डर थी, बट मम्मी पापा हेटेरोजाइगस थे। और डिसीज कब एक्सप्रेस होंगी बेटा, जब दोनों भी रिसेसिव एलील एक साथ आएंगे तब। तो यहाँ पे इसको बेटा हुआ जिसमें हेटेरोजाइगस एलील एक पापा से कैपिटल वाला आ गया और मम्मी से स्मॉल वाला आ गया, तो ये हेटेरोजाइगस है, तब भी ये नॉर्मल है। लेकिन ये इसको जो बेटी हुई इसकी मम्मी से और इसके पापा से दोनों भी रिसेसिव वाला एलील आ गया, तो अब बताओ इसको डिसीज हो जाएगी। मतलब मम्मी पापा नॉर्मल होने के बाद भी बच्चे जो है वो डिसीज वाले हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा रिसेसिव डिसऑर्डर, और वो भी कैसा बेटा, ऑटोजोमल रिसेसिव भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोजोमल रिसेसिव भी हो सकता है। वेरी गुड, हर समझ में आ गया। बस इतना सही कंसेप्ट है बेटा, यदि आपको ये समझा मीन सारी चीजें समझ में आ गई और कुछ आगे जाना ही नहीं है। अब देखो सेक्स लिंक डोमिनेंट की हम बात करते हैं। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट में मतलब एक्स, यदि एक एक्स पे भी यदि जीन है और वाई नॉर्मल है, और ये एक्स एक्स नॉर्मल यदि फीमेल है, यदि इसका मैरिज होता है तो एक एक्स और ये एक्स रहेगा, अगेन एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। कौन सा वाला बेटा, नॉर्मल वाला, और ये रहेगा। तो अब बताओ डोमिनेंट है और एक एक्स पे भी रहा तो क्या होगा, बताओ।
सेक्स क्रोमोजोमल डोमिनेंट है या सेक्स क्रोमोजोमल रिसेसिव है? एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है? डोमिनेंट है, क्योंकि एक एक्स पे भी यदि डिसीज रही तो कंप्लीट यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी एक्सप्रेस कर देगा। समझे? यहां पे फिर कैरियर वाली बात नहीं आएंगी। यदि फादर बीमार है तो जितनी भी बेटियां होंगी सारी के सारी क्या होंगी बेटा? बीमार हो जाएगी। समझे? कभी भी बेटा डिसीज पास नहीं होंगी फादर टू सन, एक्स लिंक डोमिनेंट रहेगा। और सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मींस आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पढ़े हम लोगों ने। क्रिस क्रॉस में क्या होता बताओ? मेल यदि अफेक्टेड है फीमेल के कंपैरिजन में, ठीक है, तो क्रिस क्रॉस क्या होता बताओ? अफेक्टेड फादर से कैरियर डॉटर रहेगी और उसका जो ग्रैंडसन रहेगा वो अफेक्टेड होगा। बताया था मैंने। देखो ये एक्स डिसीज है, ये वाई है, फीमेल नॉर्मल है, रिसेसिव हम पढ़ रहे हैं। तो अभी इसकी जो बेटी हुई एक्स एक्स ये वाली, ठीक है, तो ये कैरियर रहेंगी। अब इसका जब बेटा होगा एक्स तो ये वाला एक्स आएगा और ये वाई आएगा, तो ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में डिसीज जा रही है, तो ये होगी बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव। तो देखो बीच में एक स्कीपिंग ऑफ जनरेशन रहेगा, पहले वाली और लास्ट वाली जनरेशन में वहां पे डिसीज दिख रही है, मतलब रिसेसिव। ऐसा होता, सॉरी ऑटोजोमल नहीं रहेगा, गलत बता दिया, सेक्स क्रोमोजोमल रिसेसिव रहेगा, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। वेरी गुड। अब बेटा अब मुझे क्वेश्चन पूछो किसको कहां पे कंफ्यूजन है। आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, बट मैं फिर भी बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक पार्ट। आप लोग यदि अपना 100% दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो सारी चीजें समझेंगे। मैं रिवाइज कराऊंगा बेटा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस लूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में सारी चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें आ जाएगा। इसके पहले का हेटेरोजाइगस वाला, हेटेरोजाइगस वाला देखो फीमेल है मेल है, ठीक। एलील बेटा कोई भी बना सकते हैं, कैपिटल ए ले लिया और एक स्मॉल ए ले लिया, अगेन कैपिटल ए ले लिया और स्मॉल ए ले लिया। यदि डिसीज रिसेसिव रहेगी तो जब बेटा दोनों भी रिसेसिव एलील एक साथ आएंगे तब डिसीज होंगी। उसमें गलती से भी एक कैपिटल आ गया तो जो भी रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इसमें से रिसेसिव वाला ये दोनों को इधर आ गया। यदि हम इधर इन दोनों को भेजते तो एक कैपिटल और एक स्मॉल ए भी आता है तो बच्चा नॉर्मल होगा। ऐसी कंडीशन बनेगी बेटा। हाँ बेटा कल्याणी लिख लो। वैष्णवी खर्च से क्या बोलना चाह रहे हो नहीं समझा मैं। दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, चाइल्ड जो है नॉर्मल है, वो नहीं समझा। दोनों पेरेंट अफेक्टेड है और चाइल्ड नॉर्मल है, हाँ वो डोमिनेंट है बेटा। देखो दोनों पेरेंट अफेक्टेड है मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। डोमिनेंट में एक जीन भी यदि प्रेजेंट रहा तो डिसीज अफेक्टेड हो जाएगी। इनका यदि बच्चा होता है और इसमें एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, या फिर दोनों भी कैपिटल ए आएंगे तो ये बीमार हो जाएगा, क्योंकि डिसीज डोमिनेंट है ना बेटा। और दोनों भी स्मॉल ए आएंगे तो बच्चा नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि डिसीज डोमिनेंट होने की वजह से रिसेसिव जीन में अफेक्ट नहीं करता। ओके बेटा समझ में आ गया। जिसके भी डाउट से चैट बहुत सारे आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसके क्या रिप्लाई दूं। जानवी को समझा, अच्छे से समझा। तेजस्विनी बेटा समझा क्या? और किसका डाउट आ रहा था बीच में? वैष्णवी बेटा आपको समझा क्या? अभी समझ में आ गया साइली को, ठीक है। कल्याणी सेक्स क्रोमोसोम में दोनों एक्स डिफेक्टिव होने चाहिए तभी गर्ल्स डिफेक्टिव होंगी ना। बेटा यदि डोमिनेंट है तो एक एक्स क्रोमोसोम भी डिसीज कॉज कर सकता है, और रिसेसिव है और एक एक्स क्रोमोसोम में यदि डिसीज रही तो उसे कैरियर कहते हैं।
ठीक है। बट कभी कभी वो कैरियर जो है, अब कैरियर के लिए जनरली देखो ये सिंबल जो है यदि देखें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आधा बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं बनाया गया तो उसको नॉर्मल दिखाया जाता है, बट वो कैरियर रहती है। हाँ बेटा, रिसेसिव की ही बात है। रिसेसिव में दोनों एक्स रहेंगे तो अफेक्टेड है, नहीं रहेंगे तो कैरियर है। हाँ, वो क्रिस क्रॉस में वो बीच वाली जो रहेंगी वो कैरियर रहेंगी, तभी तो डिसीज गई ना बेटा। फादर से उसकी डॉटर में आई तो डॉटर कैरियर हो गई, फिर उसके ग्रैंडसन में जो जा रहा है तो उसकी मम्मी से जा रहा है, मतलब उसके दादाजी से आया हुआ है ना, तो वो कैरी कर रही थी, वो उसको तो नहीं थी उस डॉटर को, लेकिन उसके आने वाले बच्चे को हो गई। रुतिका, रिपीट ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव रिपीट करना। बेटा देखिए मैं रिपीट करता हूँ, जस्ट वेट, मुझे एक दो क्वेश्चन देखने दो आप लोगों को। क्वेश्चन प्रैक्टिस लूंगा ना आपको तब समझेगा, नहीं तो मैं ऐसा कितने भी बार समझाते रहूं आप लोगों को फिर नहीं समझ में आएगा, जब तक के प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होंगी तो। ओके। ठीक है, अभी आप लोगों को आंसर देना है। ये मैं क्या बना रहा हूं, आप आंसर देंगे, ठीक है। ये कौन सा डिसीज है आप बताएंगे। ये बनाया, बताओ बेटा क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 1। आज का टाइम ऐसा लग रहा है बहुत फास्ट चला गया। कंप्लीट आंसर दो बेटा। गौरव का आंसर सही आया है। वैष्णवी कौले बेटा चेक करो अपना आंसर। कलश ईश्वरी गुड। अनिकेत कंप्लीट आंसर दो। साइली बेटा क्या क्या दे दिया आपने, दो दो दे दिए एक साथ। साइली, नो बेटा, साइली अगेन चेक करो। वेरी गुड। देखिए बेटा मैंने पहले ही आपको समझाया था, क्या चीज, अफेक्टेड फादर, इससे जो बच्चे होंगे वो अनअफेक्टेड हो सकते हैं। तो अफेक्टेड पेरेंट्स कैन बी प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चाइल्ड। तो पेरेंट्स में है मतलब जीन जो है बेटा क्या होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मींस डोमिनेंट की वजह से इनमें डिसीज है। तो इधर रिसेसिव आ रहा है तो डिसीज नहीं हो रही है, तो इधर डिसीज नहीं है और इधर डिसीज है, मतलब क्या हो गया, ये डोमिनेंट डिसीज हो गई। अब ये ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है, तो बेटा यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया ही नहीं है, इसने यहाँ पे मम्मी और पापा को ले लिया लेकिन बच्चे में कुछ बताया ही नहीं है, तो ये ऑटोजोमल रहेंगे। समझ गए, वेरी गुड, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ अभी। ब्रुनाली का आंसर आया, पहले वाला है या अभी वाला आंसर है बेटा। अनिकेत गुड, तेजस्विनी नो बेटा, साहिल गुड, कल्याणी गुड, जानवी नो, वैष्णवी गुड, सेजल गुड, रुतिका, ईश्वरी, यार समझ तो रहा है आपको, आ तो रहा है, बढ़िया है। कलश को भी आ गया, गौरव को भी आ गया। ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल है मतलब देखो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल है, इसलिए पेरेंट्स को नॉर्मल बता दिया है। जब तक के दोनों भी जीन स्मॉल स्मॉल वाले टकराएंगे नहीं तब तक डिसीज होंगी नहीं। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल होगा मतलब ये सब नॉर्मल है, जब दोनों भी रिसेसिव आएंगे तब ये अफेक्टेड होगा, तो ये क्या हो गया बेटा, ऑटोजोमल रिसेसिव हो गया। समझ में आ गया। चलो अगेन।
बताओ अभी क्या है। जानवी चेक करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तेजस्विनी आप सही हो। वैष्णवी वंजारी चेक करो। वैष्णवी कौले कंप्लीट दो, आंसर इनकम्प्लीट है। वेरी गुड, बाकी सब सही है। रुतिका, कल्याणी, गौरव, अनिकेत, ईश्वरी, प्रगति, संचाली, आप लोग सही हो बेटा। सेक्स लिंकेज नहीं बोलते बेटा, सेक्स लिंक। कलर बेटा ऑटोजोमल कैसे हुआ बेटा बताओ। कलर ऑटोजोमल कैसे होगा? यहाँ फादर को है और उसकी सारी डॉटर को हो रही है। तो जब फादर से उसकी डॉटर में जा रही है या मदर से उसके सन में जाएगा तो वो क्या होगा? वो एक्स लिंक डिसऑर्डर होगा। समझे? अब डोमिनेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा इसमें देखो एक्स और वाई, तो एक ही एक्स ऐसा था जो अफेक्टेड था, तो ये एक ही एक्स तीनों में आया होगा। तो इधर से बेटा नॉर्मल वाला एक्स आया होगा। अब नॉर्मल वाला एक्स आया होगा तो एक ही एक्स की वजह से इस फीमेल को अफेक्टेड बता दिया, तो डोमिनेंट होगा तभी तो अफेक्टेड बताया ना। नहीं तो कैरियर भी बता सकता था, और कैरियर बता देता तो हम फिर रिसेसिव पे आ जाते थे। समझे? लेकिन डोमिनेंट रहा तो वो अफेक्टेड हो ही गया। समझ में आ गया बेटा? चलो एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बताओ। मैं आगे चल के बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं आपको डायग्राम दूंगा और उसमें सॉल्व करने को लगाऊंगा। ठीक है, फिलहाल प्रैक्टिस करो। ये फीमेल है, ये फादर है जो अफेक्टेड है। इसकी हुई एक बेटी, इसके हुए दो बेटे। समझ गए? अब इसकी जो बेटी हुई इसने किसी और के साथ शादी कर ली। अब इसका मैरिज किसी और के साथ हुआ, तो इसकी भी बेटी हुई, फिर बेटी हुई, और एक बेटा हो गया। ये अफेक्टेड हो गया। ओके, अब बताओ क्या होगा। साइली का आंसर आया। अरे यार आप शॉर्टकट आंसर क्यों देते? दोनों मिला के आंसर दो ना। फिर से जानवी क्यों ऑटोजोमल बोल रहे हो आप? वेरी गुड गौरव। तेजस्विनी गुड, कलर्स गुड। सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत फास्ट आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा। मानो, वेरी गुड, ग्रेट। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है ना। देखो यहाँ पे ये फादर है, ग्रैंड फादर का ग्रैंड सन, और क्या हो गया? सेक्स क्रोमोजोमल कैसा है? रिसेसिव, क्योंकि बीच में एक स्कीपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है। ठीक है, जब भी स्कीपिंग ऑफ जनरेशन दिखे डायरेक्टली समझ लो क्या करना है हमको। ठीक है, बहुत इजी है बेटा। इसको आप एकदम बहुत टेंस में लोगे ना तो स्ट्रेस आएगा और फिर सही आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, चलो एक काम करते, थोड़ा सा ना लेवल को और बढ़ा देते हैं अब हम लोग। ठीक है, बढ़ा देंगे लेवल को। थोड़ा लेवल बढ़ा के आपसे पूछता हूं मैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी ये फादर है, ये नॉर्मल है, ये इसकी मदर है, ये अफेक्टेड है। अब इनके बच्चे बना लेते हैं हम लोग। तो इसके बेटे हैं, ठीक है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटी है, ये बेटा है। ठीक है, पहली कंडीशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दी से नहीं सॉल्व करना। ठीक है, समझ लो पहले। ठीक, ये इधर से ये एक दूसरी फैमिली थी, इनके भी बच्चे हुए, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी हुई। अब हुआ ये कि इनकी मैरिज करा दी। इनकी मैरिज कराने के बाद अब क्या होगा? अब यहाँ पे बेटा हुआ, बेटी हुई, एक बेटा हुआ,
अफेक्टेड हो गया, बेटी हुई नॉर्मल हो गई। ठीक है, बताओ बेटा ये क्या है? सिर्फ मुझसे आप डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है इसमें आंसर दोगे अभी। वेरी गुड। देखो कैसे पहचाने, जिनको नहीं समझा होगा उन लोगों को समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए जिसे भी नहीं समझ में आया होगा, सिंपल बेटा आप लोग ये याद रखिए कि ये इधर साइड की हम फैमिली की बात करते हैं। दिख रहा है ना येलो कलर, या डार्क करूं थोड़ा इसको, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये फैमिली की बात करते हैं, तो इसमें पेरेंट्स को तो डिसीज दिख रही है लेकिन उनके बच्चे नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हो गई। समझ में आ गया? यदि हम लोग यहीं पर आगे ये वाले पेरेंट्स के साथ और इनके बच्चे की बात करते तो पेरेंट्स नॉर्मल है और उनके बच्चे को फिर से आ गया। बेटा टीसा कैसे डोमिनेंट होगा अब आप ही बताओ। स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हमको दिख रही है तो डोमिनेंट कैसे होगा? दोनों जगह आपको समझ में आ रहा है ये। स्कीपिंग ऑफ जनरेशन आपको समझना है सिर्फ बेटा, और स्कीपिंग ऑफ जनरेशन मीन्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है ये? रिसेसिव डिसऑर्डर। अभी भी किसी को ये वाले पार्ट में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लो बेटा। अब चलो मुझे ये बताओ, अब ये ऑटोजोमल डिसीज है या फिर सेक्स लिंक है? तेजस्विनी वेरी गुड, अनिकेत वेरी गुड, प्रगति यार क्या कर रहे हो यार? प्रगति, सुजल नो बेटा, नो कल्याणी नो, ईश्वरी गलत हो गए आप लोग। कलश सही हो आप, संचाली नो, साइली नो, वैष्णवी, इतने सारे लोग गलत कैसे होगा? चेक करो फिर से बेटा जो गलत है। नो मृणाली, गौरव बेटा वेरी गुड, सही हो आप। नो मानो, जानवी गुड, प्रगति गुड, सुप्रिया नो बेटा, हाँ ईश्वरी अभी सही हो। अब क्यों, कहाँ गलत हुआ था ये बताओ। चलो एक्सप्लेन करो बेटा, कोई भी, मैं वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ, हैंड रेस करो। जिनका सही बोला मैंने आप एक्सप्लेन करो कैसे सही आएगा। कलश लो बेटा, तेजस्विनी आपको भी चांस मिलेगा, बोलो बेटा। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बोलो। सर, फैमिली इसमें मदर इन्फेक्टेड थी और जो उसकी मतलब उन लोगों के जो बच्चे थे उसमें से एक भी इन्फेक्टेड नहीं था। ब्लड वाली फैमिली थी ना, उसमें मतलब पेरेंट्स अफेक्टेड थे ना, और ना कैरियर थे और ना बच्चे भी। तो फिर ये उन लोगों के बच्चों की जब मीटिंग हुई साथ में, तब उनका एक सन और एक डॉटर ही आया। तो मतलब नहीं होता क्योंकि मतलब मदर से दोनों में जा रही है, सन और डॉटर में। और ऐसे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हुई है, इसलिए ये रिसेसिव होगा फिर, मतलब एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव। वेरी गुड कलश, बहुत बढ़िया। लो बेटा तेजस्विनी, आपको भी चांस दिया जा रहा है। सर हम जब क्रिस क्रॉस देखते हैं तो उसमें जब मुझे मदर अफेक्टेड है तो वो सन 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 में जाता है, और सन से फिर जो ग्रैंड डॉटर होती है वो अफेक्टेड होती है, बट यहाँ ग्रैंड सन अफेक्टेड है, इसीलिए ये ऑटोसोमल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही दोनों के आंसर। देखिए बेटा सिंपल सा लॉजिक है, ये फीमेल यदि है तो ये हो गया मेल, और ये मेल को अफेक्टेड दिखाना चाहिए था। ठीक है, यदि ये एक्स क्रोमोजोमल होता तो फीमेल से मेल अफेक्टेड दिखता, और ये जब मेल अफेक्टेड है तो फिर डॉटर अफेक्टेड दिखती, तब आप उसको क्रिस क्रॉस बोलते। तो ये क्रिस क्रॉस तो दिख ही नहीं रहा है, पहली चीज।
स्कीपिंग से तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, रिसेसिव है। फिर यहाँ पे बेटा फादर यदि अफेक्टेड है तो फिर फादर के बाद फिर से उसका बेटा अफेक्टेड हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना बेटा। तो ये इधर से यदि क्रॉस हो रहा होगा तो ये गड़बड़ हो गई। तो ये जो जीन है वो कैसा है बेटा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी लोगों को अभी अच्छी तरह से। ऐसा कोई पर्सन है जिसे नहीं समझा? वाई लिंक रहती ना बेटा, गौरव बताया ना, हाइपर ट्राइकोसिस इन पिन्ना, पिन्ना में ईयर में बड़े बड़े बाल आ जाते हैं बेटा। अभी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी पढ़ना है बेटा हम लोगों को। ठीक है, यदि मदर अफेक्टेड है तो जितने भी बच्चे सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं जेनेटिक्स के कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आप लोगों से लूंगा बेटा, ताकि आपको लाइफ में और आपके एग्जाम में और हर इसमें बहुत बेनिफिट मिले। क्योंकि एक लेवल आगे बढ़ जाएगा तो जेनेटिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक, कंपलसरी नहीं है, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको लेक्चर नहीं करना, इतना सफिशियंट है, तो ये लेक्चर्स के बाद आप 2 से 3 लेक्चर में रेस्ट कर सकते हो। और जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है तो वो लेक्चर जरूर अटेंड करे, और जिसको रेस्ट करना है वो रेस्ट कर सकता है। समझ गए? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बेटा, 12 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मायने देते हैं। जब रैंक की बात आती है ना, और रैंक में एक नंबर पीछे होते हैं ना, तो एक नंबर से हमारा जो रैंक रहता है ना, सीधे 2 से 3 हजार स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा रैंक जब 600 के अबो जाता है। लेकिन जब हम 600 से बिलो आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टूडेंट का रैंक 550 है और किसी का 551 है, तो बेटा वो 551 और 550 के बीच में कम से कम 25,000 स्टूडेंट का फासला हो जाता है। तो 25 स्टूडेंट से रैंक पीछे आती है 1 मार्क्स में। ठीक है, तो एक एक नंबर अभी नहीं समझता, लेकिन उस टाइम पे समझ में आता है कि 1 मार्क्स का कितना वैल्यू होता है। अब आप बोलोगे वो कैसे? तो बेटा सपोज 4, जैसे कि 551 जो है किसी एक स्टूडेंट का, और दूसरे का मान लो 548 है। ठीक है, तो इस बीच में हो सकता है कि 20,000 स्टूडेंट का 551, 550 और 549 ऐसा हो सकता है। वैसे ही फिसल गया ना ये 548 वाला का, तो काम ही नैया डूब गई, ऐसा होता है। चलो टाइम पास नहीं करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस ले लेता हूं मैं आपका, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आर यू रेडी? देख ले, अभी देखें या नेक्स्ट इसमें देखेंगे? एक काम करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है। ठीक, आगे में अभी मुझे क्या यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ड्रॉ करने में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं डायरेक्टली इस अभी मैंने डेटा जो है वो यहाँ पे स्लाइड में बनाया नहीं हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्टली डेटा रिप्रेजेंट करता हूँ आपको वही वाला। ठीक है, इस तरह से ग्राफ, और आपको फिर सॉल्व करना है क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वो सारे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा ये सब मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को। स्लाइड आपको यदि मिल रहा है तो स्लाइड में आपको इसी तरह का डेटा मिलेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें मेंडेलियन और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक, और इसमें यदि हम देखें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है कैसे एक सिंगल जीन पे होता है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या है, कंप्लीट क्रोमोजोम पे जो है अफेक्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे डिसीज और ये सारा पार्ट बेटा मैंने बता दिया हूँ, जिसमें मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर की यदि हम बात करें, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया। ठीक है, ये कुछ डिसऑर्डर है बेटा जिसमें हम लोगों ने ठीक है स्टडी की। जैसा हीमोफीलिया जो हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या हो गया बेटा, सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया। बीच में बाकी जो है वो क्या है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। ये हम सारे स्टडी कर चुके हैं, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, ये टोटल आपका एनसीईआरटी का ही डेटा है जो मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक, इसमें बताइए बेटा कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को? बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा क्योंकि साइड में बीच में बैकग्राउंड ब्लैक लगा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाला तो
हो ही गया था शायद हमारा, ये भी हो गया ना। देखिए बेटा, जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंड पर्सन जो होता है उसको जनरली उसको ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। मीन्स जैसे कि रेलवे का जो हो गया लोको पायलट, ठीक है, एयरफोर्स में नहीं ज्वाइन कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि देखो यहाँ पे नॉर्मल विजन पर्सन जो है उसको ग्रीन, येलो और रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन कलर ब्लाइंड जिसको है हर कलर जो है येलो ही दिखाई देंगे। तो ये ऐसा प्रॉब्लम होता है बेटा, इसलिए इसको आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकते, एयरफोर्स में नहीं कर सकते, रेलवे में भी इसको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। ओके, नहीं मिलता, हाँ लाइसेंस भी नहीं मिलता बेटा उसे, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता उसको। गुड बेटा ईश्वरी। तो ये कुछ पेडिग्री चार्ट है वैसे मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4 ये जो है, ठीक है। तो ये मैं आगे चल के आपका प्रैक्टिस लेता हूँ, ठीक। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये सॉल्व करके मुझे आंसर भेजोगे। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, आगे मैं कुछ और सैंपल, अच्छे सैंपल लेके आऊंगा फिर मैं। ले लिए? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मैंने आपको कैपिटल ए स्मॉल ए से बताया, एग्जाम में आपको कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे कुछ भी एलिल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ले लिए? फर्स्ट वाला फिर से देखना है, ये लो बेटा। हो गया बेटा? अभी सॉल्व नहीं करना है, आप मुझे, आप ग्रुप में ही आंसर भेज सकते हो चाहो तो अपने अपने, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा प्रैक्टिस होगा बेटा, मजा आएगा, मिस नहीं करना। जिससे नहीं समझा होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो ओके बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।